Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is undue influence. It means we'll be discussing section 16 of the Indian Contract Act which deals with undue influence. Guys, let me tell you, if you have not watched my previous videos on consent which deals with section 13 of the Indian Contract Act, free consent which deals with section 14, coercion which deals with section 15. So before watching this video, please watch those videos also, क्योंकि हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सेक्शन 14 को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि फ्री कंसेंट क्या होता है। उस चीज़ के लिए आपको समझना है व्हाट इज मेंट बाय कंसेंट विच इज़ अंडर सेक्शन 13। उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले कंसेंट की वीडियो देखोगे, फिर आपको फ्री कंसेंट समझ आएगा कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 इफ इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन which I've already explained, if it is not caused by undue influence, which we are going to discuss today, and we will be left with fraud, misrepresentation, mistake. All these sections will be covered slowly and steadily by me. इसमें हम cover क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आपका consent कब free होता है, जब it is free from undue influence. अब undue influence होता क्या है, ये सारे chapters हम discuss करेंगे और एक continuation में series चलेगी right from section 13 up to section 20 और 21 of the Indian Contract Act. Is it? So इसको देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखना। एंड गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट वीडियोस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड यस, इफ यू एंजॉय लर्निंग विद मी एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच, प्लीज़ like all my videos and let me know in the comment section. So guys, let's get started. Now if I tell you what is meant by undue influence, dictionary meaning undue influence का ये कहता है जब आप किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करते हो unduly. It means when you pursue somebody, when you persuade somebody unduly in a wrong way so as to enter into a contract with that person. यानी कि आप एक इंसान को persuade करते हो एक wrongful तरीके से which might not be comfortable to that person, maybe emotional blackmailing, इस तरीके से आप उसको परस्यूएट करते हो क्योंकि आप उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। बट लॉ कहता है कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग, बट इफ आई टॉक अबाउट द लीगल मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 बोलता है कि लीगल मीनिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इज इंड्यूस्ड when relationship between the parties is such. Relationship parties का ऐसा है in which one party is in a position to dominate the will of another and uses that position, अपनी उस dominating position को use करता है to obtain an unfair advantage over the other. वो unfair advantage उठाता है दूसरे इंसान का and induces the other person to enter into a contract with that person. तो आपको पॉइंट यहाँ पे लर्न जो इम्पॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन में ही हम इसके इंपॉर्टेंट असेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट असेंशियल्स इसकी डेफिनेशन बताती है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में, इट विल बी सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज सच। रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, यानी कि दूसरे के विल को वो डोमिनेट कर सकती है एंड यूजेस दैट पोजिशन to obtain an unfair advantage over the other. तो ये तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट्स हैं विच हैव ऑलरेडी मार्क्ड। इसमें हमने डिस्कस करना है रिलेशनशिप को, डोमिनेशन के पॉइंट को एंड अनफेयर एडवांटेज के पॉइंट को। मोर ओवर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 16 में ही डिस्कस किया गया, विच इज अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। हम स्लोली एंड स्टेडली इसको डिस्कस करेंगे। नाउ गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, उससे हमारी ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस चैप्टर बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि सपोज देयर इज अ पर्सन, एक डॉक्टर है, राइट। एक डॉक्टर जो है वो एक टेक केयर करता है ऑफ एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है, जो ऑब्वियसली ही इज़ एन एज्ड पर्सन, मोर ओवर ही इज़ डिसीज रिडन, काफ़ी डिजीजेस उसको हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। अब वो इंसान अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, तो उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर को एज हिज अटेंडी रख लिया कि डॉक्टर उसका ध्यान रखेंगे। अब एक दिन वन डे व्हाट हैपेंड इज, डॉक्टर उन ओल्ड पेशेंट को बोलते हैं कि मैं आपका ध्यान सिर्फ तब तक रखूँगा अगर आप मुझसे ये प्रॉमिस करोगे कि आप अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में मुझे दोगे। यानी कि यहाँ पे जो डॉक्टर है, ही इज समबडी हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल ओवर दैट ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन क्या है, ही इज फॉरबिडन, ही इज डिजीज रिडन, ही इज बेड रिडन, और वो अपना ध्यान नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या है, इस इंसान की, ओल्ड एज्ड पर्सन का फायदा कौन उठा सकता है, डॉक्टर, बिकॉज ही इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल ओवर दिस ओल्ड पेशेंट, राइट। और इनका रिलेशनशिप कैसा है,
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे हर इंसान क्या करता है, अपने डॉक्टर पे अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस रखता है कि वो इंसान जो मेरा ट्रीटमेंट करेगा वो अच्छे तरीके से करेगा। तो यहाँ पे ओल्ड एज्ड पर्सन, पहली बात तो वो ओल्ड एज्ड है, राइट, हेल्पलेस हैं, सो उनको किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली 100% उस डॉक्टर पे भरोसा रखना होगा, बिकॉज ही इज़ अ हेल्पलेस ओल्ड एज्ड पर्सन जिनको बहुत सारे डिजीजेस हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि दिस पर्सन डॉक्टर इज़ इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल ओवर दिस पर्सन, और वो अपनी उस पोजिशन को ही यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दिस ओल्ड पर्सन। हाउ? वो उनको बोलते हैं कि मैं आपका ध्यान तभी रखूँगा अगर आप अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 lakhs में मुझे दोगे। इट मीन्स व्हाट ही इज़ डूइंग, वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। और वो अदर पर्सन यहाँ पे कौन है? वो जो ओल्ड पेशेंट है जिनको बहुत सारे डिजीजेज हैं, ही इज़ वेरी हेल्पलेस, राइट, क्योंकि वो बहुत ओल्ड है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हाई इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्योंकि इसके सारे असेंशियल्स कंप्लीट होते हैं। असेंशियल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ 3 असेंशियल्स आपको ध्यान रखने हैं, नथिंग एल्स। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब वो रिलेशनशिप किस तरीके का होगा, आप जॉट देम डाउन और हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमिनेटिंग पोजीशन एंड अनफेयर एडवांटेज। आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से एक इंसान डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है एंड ही ऑब्टेन्स अनफेयर एडवांटेज यूजिंग दैट पोजीशन ऑफ हिज, इज इट। अब ये अनफेयर एडवांटेज ही है कि आप एक इंसान को अनड्यूली गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो और आप ये बोलते हो कि मैं आपका ध्यान सिर्फ तभी रखूँगा अगर आप मुझे अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 lakhs में दोगे। सो ही दैट ओल्ड पेशेंट इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक पार्टी क्या है, स्ट्रॉन्गर, जो अपनी विल को डोमिनेट कर रही है, दैट पार्टी इज द स्ट्रॉन्गर पार्टी एंड द अदर इज द इंफीरियर पार्टी, एंड दिस स्ट्रॉन्गर पर्सन इज डिक्टेटिंग हिज टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉन दिस ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ऑफ बार्गेन, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंस्टेड जो आपका सुपीरियर जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ही इज एबल टू डोमिनेट हिज विल ओवर दिस इंफीरियर, ओवर दिस वीक पर्सन, अपनी वो विल को भी डोमिनेट कर रहा है। मोर ओवर ही इज डिक्टेटिंग हिज टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉन दैट पर्सन। वो बोल क्या रहा है कि आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 50 lakhs में चाहिए। इट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी सच, इस तरीके का होना चाहिए कि एक इंसान डोमिनेट कर रहा है और उस पोजीशन को उसका फ़ायदा भी उठाता है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। अब वो रिलेशनशिप जो है वो 2-3 तरीके के हो सकते हैं। पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, सेकेंड इज द रियल अथॉरिटी, थर्ड इज द apparent or ostensible authority, and fourth is a contract with a person who's mentally incapable. Mental capacity is affected by reason of his age, temporarily or permanently affected by reason of his age, bodily or mental distress, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस। जिस रिलेशनशिप में अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब आप देख रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स, वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है बिकॉज इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। आप कभी अपनी फैमिली मेंबर्स पे शक नहीं करोगे, इंस्टेड आप क्या करोगे, इनफैक्ट आप उन पे बहुत हद तक बिलीव करोगे और ट्रस्ट रखोगे उन पे। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर, ये सारे क्या हुए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हुए। मोर ओवर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। एडवोकेट एंड क्लाइंट, ये सारे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्यों हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान जो थोड़ी वीक पोजीशन पे होता है, ही इज रिपोजिंग अटमोस्ट गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस अपॉन द पर्सन। एक क्लाइंट भी अपने एडवोकेट को हर एक चीज़ खुल के बताएगा। वो क्यों बताएगा, बिकॉज ही इज रिपोजिंग फेथ इन हिज पर्सन। और अगर वो एडवोकेट अपने क्लाइंट की उस वीक पोजीशन को, अपने आप को सुपीरियर समझ के उसकी वीक पोजीशन का फ़ायदा उठाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भी अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिकॉज उसका रिलेशनशिप कैसा है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को वो यूज़ करता है सिंस ही इज अ डोमिनेटिंग पार्टी, राइट, वो डोमिनेटिंग पार्टी है एंड ही इज यूजिंग हिज पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। एडवांटेज क्या है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 lakhs में लाना, ये एक अनफेयर एडवांटेज है, राइट। सेकेंड रिलेशनशिप हो सकता है रियल अथॉरिटी। अब रियल अथॉरिटी एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स इज रियल इन नेचर, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर विच इज रियल इन नेचर। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल रहती है मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। अब मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर आपको पता है, master is somebody who is superior than a servant, is it? So he is somebody who is superior, he is able to dominate the will of his
सर्वेंट, यानी कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हर एक चीज मास्टर अपने सर्वेंट को बताता है. he being a strong party is dictating his own terms and conditions upon that weak person, and weak person is left with no other option of bargain. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती है. तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि कल को अगर मास्टर अपने सर्वेंट को कोई भी ऐसा अनड्यूली इन्फ्लुएंस करता है कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, राइट, तो तुम अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, वैसे दो सर्वेंट इज अ वेरी पुअर पर्सन, बट स्टिल अगर मास्टर सर्वेंट को ऐसा बोलता है कि तुम जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम करो, अदरवाइज मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तो आप अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर रहे हो. बीइंग अ डोमिनेटिंग पार्टी, यू आर यूजिंग दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज उठाते हो. तो वो भी क्या होगा, रियल अथॉरिटी में भी, अगर रिलेशनशिप कैसा है, रियल अथॉरिटी का है, वहाँ पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है. Talking about third, which is apparent or ostensible authority. Apparent का मतलब होता है something which appears to be true, right? जो सच हो या ना हो, बट देखने में वो सच्चाई लगती है. For example, एक employer है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, I've given you an example of real authority. उसमें मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के साथ साथ आप एग्जाम्पल ले सकते हो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब टॉकिंग अबाउट apparent or ostensible authority which appears to be true, may or may not be true, right? अब फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के पास एक एम्प्लॉय है. अब जो एम्प्लॉयर की वाइफ है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय है वो उसके नीचे होगा, वो उसके अंडर काम करेगा. अब यहाँ पे कल को अगर एम्प्लॉयर की स्पाउस, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन कोई भी ऐसा काम एम्प्लॉय को बोलते हैं, तो एम्प्लॉय इज बाउंड टू डू, बिकॉज आप ये मान सकते हो कि जो एम्प्लॉयर है उसकी वाइफ के पास एक अपैरेंट अथॉरिटी है, एक्चुअल में अथॉरिटी नहीं है. एक्चुअल में अथॉरिटी किसके पास होती है, मास्टर के पास होती है ओवर हिज सर्वेंट, प्रिंसिपल के पास होती है ओवर हिज एजेंट, एम्प्लॉयर के पास होती है ओवर हिज एम्प्लॉय. बट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो मास्टर है उसकी जो वाइफ है वो भी तो किसी ना किसी तरीके से मिस्ट्रेस हुई, इट मीन्स शी इज ऑल्सो हैविंग एन अथॉरिटी ओवर हर सर्वेंट, उसके पास भी अथॉरिटी रहती है. तो मेरे कहने का मतलब है कि अपैरेंट और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी विच अपीयर्स टू बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, देखने में वो ट्रू लगती है. यानी कि जो आपके मेल आप मेंबर कह सकते हो जो मास्टर हैं, क्योंकि मास्टर इज यूज्ड फॉर अ मेल पर्सन, तो उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनके पास भी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली क्या है, एक सुपीरियर पोजीशन पे है. इफ़ वी कंपेयर इट विद दैट सर्वेंट, तो वो एक इन्फीरियर पोजीशन पे है. तो एवरीबडी इन दैट फैमिली हैज़ सम पावर ओवर देयर सर्वेंट, एक तरीके से उनके पास पावर रहती है. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अपैरेंट और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी. कल को अगर उस मास्टर की जो वाइफ है या उनके चिल्ड्रन हैं, ऐसा कोई भी अनड्यूली इन्फ्लुएंस करते हैं उस सर्वेंट को किसी भी तरीके से, और अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करते हैं टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दैट इन्फीरियर पर्सन, ओवर दैट वीक पर्सन, तो वो भी क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा. नेक्स्ट, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो विद अ पर्सन हु इज मेंटली इनकॉम्पिटेंट. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच डील्स विद साउंडनेस ऑफ माइंड. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका अलग से आपको वीडियो मैंने बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा. प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना, बिकॉज मेंटली इनकॉम्पिटेंट इस टर्म को मैंने उस वीडियो में समझाया है विच डील्स विद सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब मैंने आपको बताया था कि मेंटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू फॉर्म रैशनल जजमेंट सो एज टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट्स. जो मेंटली इनकॉम्पिटेंट है मीन्स देयर इज सम डिजीज इन हिज माइंड, he is not able to form a rational, he is not able to form a balanced judgment so as to protect his interests, ठीक है. अब जो इंसान मेंटली इनकॉम्पिटेंट, इट मीन्स अ ल्यूनेटिक पर्सन और एन इंसेन पर्सन, उसके सामने क्या पड़ा है उसको नहीं समझ आ रहा, बिकॉज मेंटली कहीं ना कहीं ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अब उसके सामने आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखते हो, अनफेयर टर्म्स ऑफ बार्गेन रखते हो, तो उस इंसान को नहीं समझ आएगा. तो अगर आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो नहीं सोच पा रहा कि मेरे बेनिफिट के लिए क्या चीज़ है, मेरे लिए क्या फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है. सिंस ही इज़ डिवॉइड ऑफ एनी फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग, उसको नहीं समझ आएगा. तो अगर आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस इंसान के साथ भी, तो वो भी क्या होगा, अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड होगा. सपोज इसकी एग्जांपल देती हूँ. सपोज देयर इज अ पर्सन जो मेंटली इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट. एक मनी लेंडर के पास वो जाता है, मनी लेंडर उससे क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे डिमांड करता है, क्योंकि वो इंसान मेंटली इनकॉम्पिटेंट है. ही इज़ नॉट एबल टू फॉर्म अ रैशनल और अ बैलेंस्ड जजमेंट सो एज टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट. आप 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो या एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो विच इज़ नॉट इवन प्रिवेलिंग इन द मार्केट, तो वो चीज़ क्या होगी, आप उस इंसान की मेंटल इनकैपेसिटी का फ़ायदा उठाते हो.
एंड प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट देखने में समझ आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया गया है, मेंटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ किया गया है और उसको अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया गया है। मनी लेंडर ने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज किया है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दैट mentally incompetent person. He may be an insane or a lunatic person. Is it? तो आपको समझ आए कि relationships जो होते हैं, relationship subsisting between the parties must be such. So what kind of relationship are we talking about? We're talking about fiduciary relationship, real authority, contracts involving real authority, contracts involving apparent or ostensible authority, and a contract with a person who's mentally incompetent. And on the face of it, it means prima facie आपको देखने में समझ आता है कि जब ये रिलेशनशिप्स होते हैं तो यहाँ पे एक पर्सन डेफिनेटली डोमिनेटिंग पोजीशन में है, चाहे वो रियल अथॉरिटी है, चाहे वो एपरेंट है, चाहे वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो, या फिर हम बात करें मेंटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन की। तो हर एक सिचुएशन में वन पर्सन इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, द अदर इज टर्म्ड एज इंफीरियर because ये इंसान superior and he is able to dominate his will over this other person and hence obtain an unfair advantage of his position। तो हर एक केस में क्योंकि आप समझ पा रहे हो ऑन द फेस ऑफ इट आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉय किया गया है, तो कोर्ट ने कहा है, जुडिशरी ने, और हमारे इवन सेक्शन जो हमारा 16 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि दीज आर डीम्ड। अगर आप पूरी डेफिनेशन को रीड करो सेक्शन 16 की तो आपको समझ आएगा, वहाँ पे लिखा है दीज आर डीम्ड, आप मान लिया जाता है। डीम्ड का मतलब एक प्रिजम्पशन रेज होती है कि जहाँ पे भी इन चारों में से कोई भी रिलेशनशिप देखने को मिलेगा तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। यहाँ पे कोर्ट रेजेज अ प्रिजम्पशन, पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कोर्ट रेजेज अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन दीज केसेस। इट इज डीम्ड मीन्स ये मान लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, अ प्रिजम्पशन इज रेज्ड बाय द कोर्ट कि इन अगर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है तो यहाँ पे डेफिनेटली अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय हुआ है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई हमें समझ आता है कि एक पार्टी is in a dominating position, the other is inferior to that person। तो जब एक dominating position में होता है और एक इंसान inferior होता है तो वहाँ पे 100% क्या रहेगा, undue influence रहेगा, provided he should have obtained an unfair advantage of that position। तो ये important points हैं, is it? तो टॉकिंग अबाउट डोमिनेटिंग पोजीशन, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ही इज एबल टू डोमिनेट हिज विल, तो डोमिनेट का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हो, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल ली है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में लेके जा रहे हो तो आप डोमिनेट कर रहे हो। इट मीन्स डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अब सर्कमस्टेंस कैसा क्रिएट हुआ, ये एक सर्कमस्टेंस है, राइट? आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेंटली इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ, या फिर एक डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक पेशेंट के साथ, तो एक ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कोर्ट ये समझता है और ये प्रिज्यूम करता है, डीम करता है कि डेफिनेटली यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय हुआ है। एंड हाउ इज अ पर्सन एबल टू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। वो अनफेयर एडवांटेज किस तरीके से होगा? अनफेयर का मतलब होता है अनरीजनेबल, विच इज़ नॉट जस्टिफाइबल कि आपने ऐसा क्यों किया। इट मीन्स अनकॉन्शनेबल एडवांटेज, अनरीजनेबल एडवांटेज। वो आपको बता ही चुकी हूँ कि मनी लेंडर जब एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो उसका मतलब क्या है, अनरीजनेबल एडवांटेज लिया। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में लेना भी एक अनरीजनेबल एडवांटेज है एंड यू आर यूजिंग दैट डोमिनेटिंग पोजीशन ऑफ योर्स टू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दैट अदर पर्सन। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कोर्ट ने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब ऐसा रिलेशनशिप होगा, कोर्ट को ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई केस के फैक्ट्स को पढ़ने के बाद ये समझ आ रहा है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो कोर्ट 100% ये मान लेगी, ये प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और जो डोमिनेटिंग पोजीशन पार्टी है उस डोमिनेटिंग पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है क्योंकि उसने अपना जो अनफेयर एडवांटेज उठाया है। सिंस इट इज़ अ प्रिजम्पशन विच हैज़ बिन रेज्ड बाय द कोर्ट, अब यहाँ पे रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन करना होगा, राइट? रिबटल का मतलब होता है कि आपको इसको वापस से रिबटल करना है ऑफ प्रिजम्पशन, आपको इस प्रिजम्पशन को गलत प्रूव करना है। इट मीन्स यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफिंग होगा, कोर्ट को प्रूव करना कि आपने जो प्रिज्यूम किया है वो गलत है, तो वो किस पे होगा? जिस इंसान ने डोमिनेटिंग पोजीशन में रह के फ़ायदा उठाया, उस इंसान को कम वॉट में ही हैज़ टू प्रूव किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंसेस उसको इंड्यूस करने होंगे कोर्ट के सामने और उसको बताना होगा इन अ वे और द अदर कि मैंने अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाया। अब वहाँ पे डॉक्टर अपने आप बताएगा कि मैंने इनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में कैसे ली। ऑन द फेस ऑफ इट अपीयर्स कि देयर वाज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। आप यहाँ पे बीइंग अ डॉक्टर आप एक बेटर पोजीशन पे हो, डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो और आपने उनका अनफेयर एडवांटेज भी उठाया है क्योंकि सर्कमस्टेंस ऐसा क्रिएट हो चुका है।
अब यहाँ पे क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर चुका है कि आपके पार्ट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो अगर सामने वाला इंसान, दैट ओल्ड पेशेंट, ठीक है, कोई भी सामने वाला इंसान केस फाइल करता है, तो रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन किसको करना होगा? इट मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो पार्टी है उस पे रहेगा। जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है उसको ये बताना है कि नहीं, इसमें मैंने किसी भी तरीके से अनड्यूली इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया। मैंने अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं किया मीन्स इट वाज हिज फ्री विल, इट वाज हिज इंडिविजुअल फ्री विल कि इन्होंने अपने आप मुझे अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू अड्यूस एविडेंसेस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। आपको बताना है कोर्ट को किसी भी तरीके से कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, क्योंकि एक बार के लिए प्रिजम्पशन रेज हो चुकी है एंड नाउ यू हैव टू रिबट इट। और ये रिबटल कौन करेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहेगा। उसको यही सिर्फ प्रूफ करना है कोर्ट के सामने कि मैंने अनड्यूली इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से नहीं किया एंड दैट इट वॉज इज इंडिविजुअल फ्री विल कि उन्होंने मुझे इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में दी। तो ये आपको इस तरीके से कोर्ट में बताना होगा। सो गाइज, वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये हम कर चुके हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो, अभी तो हमने रीड किया कि सेक्शन 16 विच डील्स विद अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं विच आव ऑलरेडी डिस्कस। इन रिलेशनशिप्स को प्रिज्यूम करता है जिस भी केस के सर्कमस्टेंस में ये रिलेशनशिप होगा, इन चारों में से कोई भी ऐसा रिलेशनशिप कैरी होगा, तो वहाँ पे सेक्शन 16 ही प्रिज्यूम कर देता है कि वहाँ पे डेफिनेटली क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बट अभी जुडिशरी ने भी 2 ऐसे सिचुएशंस बताई हैं जहां पे कोर्ट अपने आप प्रिज्यूम करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स, जुडिशरी ऑल्सो रेजेस अ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब वो कौन से केसेस हैं? एक है कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग अनकॉन्शनेबल बार्गेन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्दानशीन लेडी, कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्दानशीन लेडी। अब मैं आपको बताऊंगी अनकॉन्शनेबल बार्गेन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल बार्गेन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सपोज एक मनी लेंडर है, ठीक है, मनी लेंडर एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंसान से चार्ज करता है, वो क्या है? एक अनकॉन्शनेबल बार्गेन है, राइट। इट मीन्स कि जो सुपीरियर पोजीशन पे पार्टी है, दैट पर्सन इज डिक्टेटिंग हिज टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉन द इंफीरियर एंड दैट इंफीरियर पर्सन इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ऑफ बार्गेन। कोई ऑप्शन ऑफ बार्गेन ही नहीं रहती है। सिमिलर इज द केस विद मोनोपोली फर्म्स, ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करती हैं, वो भी क्या करती हैं? अपने आप को मोनोपोलाइज करती हैं, और जो बार्गेनर्स होते हैं दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ऑफ बार्गेन, इज इट। तो वो अनकॉन्शनेबल बार्गेन होता है। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनरीजनेबल बार्गेन, जब आप कुछ भी करते हो डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहते हुए, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड यू आर यूजिंग दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। और यही मोनोपोली फॉर्म्स भी करती है, बिकॉज द इंफीरियर पर्सन इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ऑफ बार्गेन। तो ये भी जो केसेस हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग अनकॉन्शनेबल बार्गेन, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट दे अपीयर कि यहाँ पे भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंड्यूस हुआ है, एंड ये प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर देगा। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 16, अपार्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16, कोर्ट ने अपने आप से इनको इवॉल्व किया है ओवर टाइम, और कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे भी हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। नाउ रिबटल किसको करना है ऑफ दैट प्रिजम्पशन? प्रूफ किसको करना है? वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो पार्टी है उसको प्रूफ करना है। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्दानशीन लेडीज। गाइस, पर्दानशीन लेडीज आर दोज लेडीज who live under पर्दा। पर्दा में अभी भी इंडिया में बहुत सारी फीमेल्स रहती हैं, तो दोज फीमेल्स दे आर प्रैक्टिकली secluded from society, from communication. Most of them are illiterate also and they do not know anything about business transactions. उन्हें नहीं पता होता। तो कल को अगर एक इंसान, कोई भी इंसान उस पर्दानशीन लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वो उसके अनफेयर एडवांटेज के लिए होता है, तो वहाँ पे भी जो जुडिशरी है वो प्रिज्यूम कर लेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज़ बिन एम्प्लॉयड। आई विल बी गिविंग यू अ केस लॉ जिससे आपको ये पॉइंट समझ आएगा। इट इज़ टाकरी देवी वर्सेस रमा डोगरा 1984। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ फीमेल, अगेन ओल्ड पर्दानशीन लेडी, शी वाज इलिटरेट। अब उसके साथ क्या हुआ कि उसके लॉयर ने क्या किया, शी वाज लिविंग ऑल अलोन इन हर हाउस, तो उसके लॉयर ने क्या किया? अब गाइज आप देखो, एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। अब वो लेडी पर्दानशीन लेडी है जो कि एजुकेटेड नहीं है, शी इज़ प्रैक्टिकली सेक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शंस। उन्होंने कभी बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं करी। अब उनके लॉयर ने क्या किया कि उस लेडी की प्रैक्टिकली जितनी भी प्रॉपर्टी थी एज अ गिफ्ट डीड उनसे क्या करी, सिग्नेचर्स करवाए, अटेस्टेशन करवाई वो और अपने नाम कर ली। दैट गिफ्ट डीड इंक्लूडेड एन एप्पल ऑर्चर्ड ऑफ दैट लेडी। 2 लाख का तो एप्पल ऑर्चर्ड था,
जो हर एक पूरी की पूरी उनके प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकली ऑल हर प्रॉपर्टी, इट वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ दैट एडवोकेट, उसके नाम पे रजिस्टर करवा दी। तो यहाँ पे आप देखो, ऑन द फेस ऑफ इट देखने में लगता है कि वो ओल्ड इलिटरेट लेडी ने तो अपने आप नहीं किया होगा। इट मीन्स दैट एडवोकेट ऑफ दिस ओल्ड पर्दानशीन लेडी, ही बीइंग इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, पहली बात तो ही इज़ इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, एंड ही इज़ इंजॉइंग दैट पोजीशन ऑफ हिज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर दैट फीमेल। अब अनफेयर एडवांटेज क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिकली सारी प्रॉपर्टी उसकी है, उसने एज अ गिफ्ट डीड ले ली, गाइस गिफ्ट डीड उसने ले ली। तो यहाँ पे भी देखो पर्दानशीन लेडीज़ का भी पॉइंट आया यहाँ पे, तो कोर्ट ने इस केस में भी कहा था कि शी इज़ अ पर्दानशीन लेडी, एंड ऑन द फेस ऑफ इट हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय हुआ है। नाउ यहाँ पे जो रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन है वो किसको करना है, एडवोकेट को करना है, बीइंग अ डोमिनेटिंग पार्टी who is able to dominate his will over the other person। तो यहाँ पे proof of burden of proof, onus of proving that there was no undue influence at all, it was entirely on that advocate। So guys, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो रहता है वो ये रहता है कि what is the nature of contracts involving undue influence। We have already discussed coercion में सेक्शन 15 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर इंड्यूस्ड बाय coercion, undue influence, ये सारे क्या रहेंगे, voidable रहेंगे। अब voidable का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ voidable, और आप कह सकते हो enforceable एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। अगर आपको अभी डेफिनेशन नहीं समझ आ रही विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो गाइज वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगेन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड इट फ्रॉम देयर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वहाँ पे आपको हर एक वीडियो इजीली अवेलेबल होगी। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ज़रूर देखना। हम बेसिक्स क्लियर कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उस टाइम में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारे क्या रहेंगे, वॉइडेबल रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टाकरी देवी वाला केस है हम इसको रिवाइव करें, तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे जिसके साथ जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है और जिस इंसान का फ़ायदा उठाया गया है, वो पर्सन जिसका फ़ायदा उठाया गया है, दैट ओल्ड पर्दानशीन लेडी, दैट पर्सन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ नॉट वॉइड एब इनिशियो, राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग वो वॉइड नहीं है, अभी तक वो वैलिड है। लेकिन अगर एक बारी वो लेडी बोल देती है कि आई विल नो लॉन्गर बी बाउंड बाय दैट, और मेरी जो गिफ्ट एज अ गिफ्ट डीड जो प्रॉपर्टी गई है वो वापस दी जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, बट ओनली एट द ऑप्शन ऑफ दैट लेडी इफ शी विशेज टू डू दैट। तो सेक्शन 19A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो क्लियरली स्टेट करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग undue influence, so they are voidable। तो voidable है the instance of that person whose consent has been so caused। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डॉक्टर की, जो हमने एग्जांपल लिया डॉक्टर पेशेंट की, तो जिस इंसान की प्रॉपर्टी ली गई है उस डॉक्टर के द्वारा, यानी कि डॉक्टर ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में ले ली, तो यहाँ पे डॉक्टर डोमिनेटिंग पोजीशन में है और उन्होंने उस पोजीशन का फ़ायदा उठाया, तो किसका उठाया, उस ओल्ड पेशेंट का, जो डिजीज्ड ओल्ड पेशेंट है। तो यहाँ पे दिस पर्सन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट वॉइड, तो वो क्या कर सकते हैं, वॉइडेबल उसको बना सकते हैं, राइट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको प्लीज़ वो वीडियो देखनी होगी, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट अगैन ऑल ओवर अगैन इन दिस वीडियो। तो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू कि इनकी नेचर होते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल इज द इंस्टेंस ऑफ दैट पर्सन हुज कंसेंट हैज़ बीन सो कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। So thank you so much guys. Please be in touch with my videos. I'll be bringing more videos on free consent. We have already discussed section 15 and 16. I'll be coming up with fraud, misrepresentation, mistake. I'll be covering all important topics of Indian Contract Act. So thank you so much guys. Stay tuned, keep learning, stay safe and bye-bye.